हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसके प्रोडक्ट तो हम लोगों ने जनरली अपने आसपास की सारी स्टेशनरी शॉप्स पे देखे ही होंगे। इनके प्रोडक्ट बास्केट में अगर आप देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट बास्केट में हर तरीके की पेन है, बॉल पेन, जेल पेन और इसके अलावा फाउंटेन पेन। और ये इनके सेगमेंट में 5 रुपये से लेके ये 450-500 रुपये तक की पेन्स ये बनाते हैं। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट बास्केट में आप देखेंगे तो कलर्स हैं, जो किड्स की स्टेशनरी किट आती है, जो किड्स की ड्राइंग किट आती है। कलर से क्रेयॉन कलर्स, वाटर कलर्स, आपके बाकी जो भी अदर टाइप के कलर्स आते हैं वो सब हैं। फिर ये कैलकुलेटर, स्टेशनरी किट, पेंसिल, हाइलाइटर, मार्कर, जेल पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर, स्केच, सब कुछ ये बनाते हैं। अगर आप इनका टोटल SKUs देखेंगे, SKUs मीन्स होता है कि कितने टाइप के ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो 2500 से अब भी लगभग 2500-2600 टाइप के प्रोडक्ट्स इनके पास है, 2500 SKUs हैं। कल हमने डोम्स के बारे में डिस्कस किया था। डोम्स का अगर आप देखेंगे तो डोम्स के पास मोर देन 4300 SKUs हैं। तो SKUs के नंबर कंपैरिजन में तो ये डोम्स से काफ़ी पीछे है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 155 करोड़ 155 करोड़ पेन सेल किए हैं पूरे FY25 में मिला के। और फिर ये इंडिया की टॉप 3 लार्जेस्ट पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक हैं। और पेन के इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ये। पेन से इनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कोई और कंपनी नहीं करती है पेन का इंडिया से। इसके बाद फिर आप अगर इनका टोटल इनके ब्रांड्स हैं, कई इनके ब्रांड्स अगर आप देखेंगे तो फ्लेयर के खुद इनका फ्लैगशिप ब्रांड है फ्लेयर नाम से, जिनकी आपने पेन्स तो देखे होंगे। इसके अलावा हाउजर नाम से एक इन्होंने एक ब्रांड के साथ ये एक जर्मनी का ब्रांड है जिसके साथ इन्होंने टाई अप किया है। ये हाउजर ब्रांड को इंडिया में फ्लेयर अपने चैनल पार्टनर के थ्रू बेचता है। इसके अलावा आप देखेंगे पियरे कार्डिन है, पियरे कार्डिन को भी ये लोग सेल करते हैं। पियरे कार्डिन इनका प्रीमियम सेगमेंट का पेन है और हाउजर भी इनका मिड प्रीमियम टू प्रीमियम सेगमेंट का पेन आता है। फिर ये लोग जूक्स नाम से एक नया ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया, उसके थ्रू भी ये लोग अपने पेन सेल करते हैं। आप इनको देखेंगे तो इनके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह और रणवीर कपूर जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो लोग हैं। और रेवेन्यू बाइफरकेशन अगर हम करते हैं तो टोटल इनका जो पेन का सेल है वो 77% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में। और जो क्रिएटिव सेगमेंट है, क्रिएटिव सेगमेंट होता है जो कलर्स हैं, जो क्रेयॉन कलर्स, वाटर कलर्स और किड्स का जो पूरा आर्ट का जो सेट होता है वो क्रिएटिव सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू शेयरिंग 16% है। तो पेन से 77% इनका रेवेन्यू शेयरिंग है, क्रिएटिव सेगमेंट से 16% है। और ये लोग स्टील बॉटल और हाउसवेयर में भी कुछ सेल करते हैं, कुछ प्रोडक्ट, उनका रेवेन्यू शेयरिंग 4% है। टोटल इनके अगर देखेंगे तो 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और अगर कल जैसे डोम्स की हमने बात की तो डोम्स के पास टोटल 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इनके पास 11 है। इनके टोटल रिटेलर्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 3.3 लाख रिटेलर हैं, जो कि कल डोम्स में आई थिंक 1.35 लाख डोम्स के थे। इनके पास रिटेल चेन डोम्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है, लगभग 3.3 लाख इनके रिटेलर्स हैं इंडिया में। इन्होंने कुछ कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की है, जिनमें एक आपका डिज्नी है जिसे सब लोग जानते ही होंगे ऑलमोस्ट। आजकल जो आप देखेंगे तो फ्लेयर की जो पेंसिल्स हैं उनके ऊपर डिज्नी के आर्ट्स बने रहते हैं। फ्लेयर की बॉल पेन हो गए, उनके ऊपर डिज्नी का इरेजर, शार्पनर, कलर्स, ये लोग किड्स के सेगमेंट में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग डिज्नी का जो डॉल आती है ना, डॉल क्या नाम था उसका, वो डॉल जेन और बारबी, ये डॉल की पिक्चर लगी हुई आपको प्रोडक्ट इनके मार्केट में मिल जाएंगे फ्लेयर ब्रांड से। तो ये डिज्नी के साथ इनका टाई अप है और डिज्नी के ये इस तरीके के डिज्नी के ब्रांडिंग से लोग मोर देन 250 प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में सेल कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा एक मैपेट करके फ्रांस का ब्रांड है। मैपेट क्या है? इंटरनेशनल स्टेशनरी कंपनी है जो लगभग 120 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो मैपेट के प्रोडक्ट इंडिया में ये बेचेंगे और बाकी जो मैपेट का जो प्रेजेंस 120 कंट्रीज में है, तो मैपेट अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू इनके फ्लेयर के प्रोडक्ट 120 कंट्रीज में बेचेगा। ऑलरेडी ये लोग लगभग 50 के आसपास कंट्रीज में तो ये लोग खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैपेट से इनका टाई अप होने के बाद ये 120 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स मैपेट के जरिए बेचेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फ्लोमैक्स के नाम से एक कंपनी है जो कि पेंसिल, शार्पनर, इरेजर ये बनाती है। इसको इन्होंने एक्वायर किया है
फ्लोमैक्स की टोटल कैपेसिटी पूरे एनुअल है लगभग 13 करोड़ पीस बनाते हैं ये लोग। तो ये लोग फ्लोमैक्स के जरिए ये लोग पेंसिल, शार्पनर और इरेजर के 13 करोड़ एडिशनल पीस बना के अभी लोग मार्केट में उतारेंगे। इसके अलावा फिर अगर आप इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो इनका जो क्रिएटिव्स का सेगमेंट है, क्रिएटिव मीन्स मैंने आपको बोला था कि जो इनका पेन्स कलर्स का है, क्रेयॉन्स का है, वाटर कलर है, ये जो किड्स वाला छोटे बच्चों का जो किट होता है पूरा आर्ट वाला, वो क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव का इनका जो प्लांट है उसकी टोटल ये लोग 70% उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं और बाकी का 30 और 70% यूटिलाइजेशन करके अपने टोटल डिमांड का 70% ही ये बना भी पा रहे हैं। तो बाकी का 30% डिमांड ये आउटसोर्सिंग करके पूरा करते हैं। आउटसोर्सिंग मीन्स होता है अपने ऑर्डर को दूसरी कंपनियों में बनवाना। तो दूसरी कंपनियों से 30% माल ही बना के मार्केट में अपने ब्रांड नेम से बेचते हैं। इसके अलावा जो इनका स्टील बॉटल का प्लांट है वो अभी 40% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। उसको मैनेजमेंट ने इस बार के कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि ये नेक्स्ट अगले 2 सालों के अंदर ये उस प्लांट को 40% से 70 से 80% तक ये लोग यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। इसके बाद फिर इनके न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने कुछ लॉन्च किए हैं जिसमें हाउसवेयर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैसरोल, बॉटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स हैं, बास्केट हैं, पेपर बीन्स हैं। इसके अलावा इन्होंने 65 नए टाइप में न्यू पेन इन्होंने लॉन्च किए हैं जो मोस्ट ऑफ उनमें से 45-50 पेन्स तो इनके प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में ही इन्होंने लॉन्च किए। बाकी के इन्हें कुछ 14-15 टाइप के पेन ही हैं जो इन्होंने सस्ते बिलो 10 रुपीज वाले सेगमेंट में इन्होंने लॉन्च किए हैं। बाकी सबका प्राइस मोर देन 20 रुपीज़ ही है। तो वो मोर देन 20 रुपीज़ के जो पेन आते हैं वो मिड प्रीमियम में आते हैं और 50 रुपीज़ के ऊपर जो जाते हैं 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ वो प्रीमियम सेगमेंट में पेन काउंट किए जाते हैं। तो इनका जो मिड प्रीमियम टू प्रीमियम पर ही इनका पूरा फोकस है और इनके मैनेजमेंट ने इस बार के कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला भी है कि हम आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर अपना पूरा का पूरा फोकस प्रीमियमाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। मीन्स कि ये लोग अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को कम से कम बनाएंगे और ऐसे प्रोडक्ट जिनमें इनको मार्जिन ज़्यादा है, जिनका कॉस्टिंग कंट्रोल इनके हाथ में है, प्लस जिनका कॉस्ट ज़्यादा है मोर देन 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, उस वाले सेगमेंट की तरफ ये लोग ज़्यादा जाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है इनके। तो इसके अलावा इनका कैपेक्स का भी एक था कि कैपेक्स ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि हमने 130 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 पिछले साल इन्होंने 130 करोड़ का कैपेक्स किया है। उस 130 करोड़ के कैपेक्स से इन्होंने प्लांट और मशीनरी नई बिठाई है और जिससे इनका कैपेसिटी और 10% कैपेसिटी और इंक्रीज हो गया है। फिर इन्होंने बोला है कि इन्होंने वलसाड़ में एक प्लांट लिया है, उस प्लांट के लिए भी इन्होंने 90 करोड़ का कैपेक्स अभी ये लोग FY 26-27 तक कर देंगे जिससे इनका कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगा। और फिर इनसे गाइडेंस के बारे में पूछा गया कि आपका आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या गाइडेंस रहेगा ग्रोथ का। तो मैनेजमेंट का कहना है कि 15 से 16% का फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए इनका ग्रोथ रहेगा और इनका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 20% तक रहेगा। प्लस ये मिड प्रीमियम टू प्रीमियम वाले कैटेगरी में ही ज़्यादा फोकस करेंगे और इनका जो ग्रोथ होगा पेन सेगमेंट का ग्रोथ 10% होगा, क्रिएटिव सेगमेंट का ग्रोथ 40% होगा, प्लस स्टील बॉटल्स का जो ग्रोथ है वो 50% तक ये लोग लेके जाएंगे FY 27 तक। इबिट्टा मार्जिन के बारे में इन्होंने गाइडेंस दिया कि इबिट्टा मार्जिन जो अभी इनका 17% है उसको 19% तक लेके जाना है इनको FY 27 तक। मीन से 2% FY 27 तक इबिट्टा मार्जिन अपना बढ़ाएंगे। और फाइनेंशियल का अगर हम इनके फाइनेंशियल के बारे में कुछ बात करें तो इनका सेल्स ग्रोथ पिछले Q4 की तुलना में मीन्स फोर्थ क्वार्टर जो 24 का था उसकी तुलना में फोर्थ क्वार्टर 25 में इनका जो ग्रोथ आया है फाइनेंशियल सेल्स ग्रोथ वो 19% आया है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी तक इनका ग्रोथ इतना कभी आया नहीं था, ये 10-11% के ऊपर कभी ग्रोथ इनका आता नहीं था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इनका ग्रोथ 19% आया है। और जो अगर ईयर 24 से 25 में अगर टोटल ग्रोथ देखेंगे फाइनेंशियल ईयर पूरे 2024 से 2025 में साल दर साल का जो ग्रोथ देखेंगे तो वो 10% आया। ओवरऑल चारों क्वार्टर मिला के 10% का ग्रोथ है इनका। और इसके अलावा जो उनका पैट मार्जिन है वो 10.3% आया है Q4 वर्सेस Q4 में, और जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर मिलाएंगे तो 24 की तुलना में 25 में 11% का इनका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसके बाद इन्होंने इनका कॉन्फ्रेंस कॉल में एक इन्वेस्टर ने इनसे एक क्वेश्चन किया था कि आप ROE को किस डायरेक्शन में देखते हैं, क्योंकि इनका जो ROE है वो 2024 की तुलना में 25 में डिग्रेड हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ROE मीन्स होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर के पैसे पे आप कितना % रिटर्न जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो अगर आप रिटर्न अगर आपका कम होता जा रहा है इक्विटी बेस पर, तो इसका मीन्स है कि आपका टोटल फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। तो उन्होंने पूछा था कि आपका आरओई 2025 में 2025 में इनका जो है आरओई 11.7% आया, जो कि 2024 में 13% था, तो घट गया 1.5% के आसपास। तो उन्होंने पूछा कि आपका 1.5% जो आरओई घटा है ये किस रीजन से घटा है, और आगे आने वाले 2 सालों के अंदर आप अपने आरओई को कहाँ देखते हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमने पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी कैपेक्स किया है। इन्होंने जैसे पहले आपको बताया था मैंने कि 130 करोड़ का पहले कैपेक्स किया था और 90 करोड़ का अभी इनका कैपेक्स प्लान पाइपलाइन में है। तो ये 200 करोड़ का जो कैपेक्स किया है, इसकी वजह से इनका आरओई जो कि 13% हुआ करता तो 11.7% हो गया घट के। लेकिन इनका कहना है कि अभी तक जितना कैपेक्स हमको करना था वो हमने सारा कैपेक्स अब कर लिया, अब हमारा कैपेक्स में पैसा नहीं लगेगा। तो अब हमको जो कैपेक्स हमने किया है उन प्लांट और मशीनरी से प्रोडक्शन हमको मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा पैट मार्जिन बढ़ेगा, और पैट मार्जिन बढ़ेगा तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आरओई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। इनका आईपीओ आने से पहले इनका आरओई 17% हुआ करता था। जब ये लोग डीआरएसपी फाइल किए थे तो आईपीओ में इनका आरओई बिफोर आईपीओ 17% था। इनका मैनेजमेंट का कहना है कि हम वापस से 2 साल के अंदर हमारा आरओई फिर से 17% पर हम पहुंच जाएंगे। अगर ये लोग वहां पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव है ये। इसके बाद इनका आरओसीई भी अभी डिग्रेड हुआ है, लेकिन आरओसीई के लिए भी मैनेजमेंट का जो इनका 2024 में 17% हुआ करता था और 25 में 15% हुआ है, तो ये भी कम हुआ है। तो इसके लिए भी मैनेजमेंट ने सेम बात बोली है कि हमने कैपेक्स किया है, कैपेक्स की वजह से हमारा आरओसीई डाउन हुआ है, लेकिन हम अगले 2 से 3 सालों के अंदर वापस अपने आरओसीई को 17 से 18% तक लेके जाएंगे। और इनका एक अच्छी चीज़ इस कंपनी के अंदर क्या है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है कि आपने अपनी इक्विटी बेस पे टोटल नंबर ऑफ शेयर के बेस पे कितना पैसा कर्ज के रूप में लेके रखा हुआ है, तो इनका वो 0.06 है। मीन्स इनका लगभग ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए कि डेट फ्री कंपनी है, इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, न के बराबर कर्ज है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी कर्ज में नहीं है, तो फिर ये आगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जो इनको पैट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, और आगे चल के वो इनका आरओई भी बढ़ेगा और इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। इनका एक बाइफर्केशन था कि सेल्स ग्रोथ का आप टोटल कितना परसेंट आपका हर सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ आया, जैसे पेन में, क्रिएटिव में और बॉटल्स का सेक्शन में। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा पेन का सेगमेंट में ग्रोथ आया है Q4 वर्सेस Q4 हमारा 8% का ग्रोथ आया है, लेकिन पूरे साल में अगर हम देखें तो केवल 4% का ग्रोथ रहा पेन सेगमेंट में। और क्रिएटिव सेगमेंट में देखें तो इनका जो पूरे Q4 वर्सेस Q4 48% का ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। और पूरे साल में कंपेयर करें तो वो केवल 18% का ग्रोथ है, 18% भी अच्छी ग्रोथ है। और स्टील बॉटल्स के बारे में पूछा गया, तो स्टील बॉटल्स इनका वैसे तो कंट्रीब्यूशन इनका रेवेन्यू में काफ़ी कम है, ओनली 4% का होता है, लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलर स्टील बॉटल्स की बात करें तो स्टील बॉटल्स जो आप फ्लेयर के नाम से ब्रांड नेम से मार्केट में बिकते हुए देखते होंगे स्टेशनरी की शॉप पे या बड़े शॉपिंग मॉल्स में आपको मिल जाएंगे ये। तो वो स्टील बॉटल्स का उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आया इनका, क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर इनका 74% का ग्रोथ है, और एनुअल ग्रोथ भी इनका 55% प्लस है। तो ये ज़बरदस्त ग्रोथ किया, और इनका मैनेजमेंट का कहना भी यही था कॉन्फ्रेंस कॉल में कि आगे आने वाले समय में ये प्रीमियम सेगमेंट में और स्टील बॉटल्स भी लॉन्च करेंगे, और अपने जो इनका स्टील बॉटल का जो प्लांट है जिसका ये लोग अभी केवल 40% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसको भी ये लोग 70 से 80% लेके जाएंगे। मीन्स यहाँ वो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद और कुछ ऐसा है नहीं, ये टोटल इनका डिटेल रहा मैनेजमेंट का। अगर हम देखें तो मैनेजमेंट तो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी वो लोग सेफ ही अच्छी बातें कर रहे हैं कि हम लोग आगे चल के अच्छा करने वाले हैं। बाकी इनका अगर हम पीई पर देखते हैं, अगर इनका पीई देखें तो आज की डेट में इनका जो ग्रोथ है 19% का ग्रोथ है जो पिछले क्वार्टर में आया है, और 25 के पीई अभी ये 25 का पीई इनका चल रहा है। लेकिन अगर जो मैनेजमेंट ने बोला है कि हम 15-16% से ग्रो करेंगे, मैंने ये खैर नेगेटिव है कमेंट, 15-16% के ग्रो पे अगर 25 का पी देना पड़ रहा है तो ये तो मेरे हिसाब से कोई महंगा नहीं है लेकिन सस्ता भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ 15-16 से ज़्यादा अगर ये 20-22% का ग्रोथ देते और 25 के पी पर हम इसको लेते तो फिर ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस माना जाता। फिर भी अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ के हिसाब से अगर हम कल देख रहे थे जैसे डोम्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती है अभी ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि डोम्स में हम 25% के ग्रोथ के लिए हम 60 का पी पे कर रहे थे। एटलीस्ट यहाँ उतना हाई तो नहीं है, अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो उससे लगभग आधी वैल्यू में आपको एक कंपनी अभी मिल रही है।
तो ये था मेरा टोटल इस कंपनी के बारे में मेरे अपने विचार। बाकी बाइंग और सेलिंग करना आपका अपना जजमेंट होगा। आपको इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन, कोई भी टेक्निकल टर्म या कोई फाइनेंशियल टर्म आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।